तो चलो, आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर जा रहा है? आप लोगों ने माइक बंद किया हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। टॉपिक दिया था, बुक्स में भी लिखा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, उसको कंबाइन नहीं करते हम कंबाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, डिवाइस को, जो है रजिस्टर। रजिस्टर को कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस अपने आप कंबाइन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई? हम कंबाइन करते क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ना है, सबसे पहला तो क्वेश्चन से ये बनता है, आखिर कंबाइन क्यों किया जाता है? दो रजिस्टर को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सिंपल मतलब है रिक्वायरमेंट और क्या अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी, इन दोनों में जब वेरिएशन होता है तब जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन की। मतलब अगर तुम्हारे, जैसे तुम्हें घर बनाना है और तुम्हें अगर चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया जाए, कहे घर बना लो, नहीं बना पाओगे। तुम्हें उसको काट काट के ईंट बनाना पड़ेगा और इस ईंट से फिर घर बनेगा। इसी तरीके से कि जब हमारी रिक्वायरमेंट छोटी होती है और अवेलेबिलिटी बड़ा होता है तो हमें उसे छोटा करना पड़ता है। जब हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है हम उसको जोड़ के घर बना लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है, इन दोनों में जब वेरिएशन होता है तब जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन से हम रजिस्टर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे और क्यों? फिर वही सवाल आता है। ये तो समझ में गया कि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, और एरिया को डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जब भी हम कंबाइन करते हैं तो हमेशा बढ़ाते हैं, कंबाइन कभी कम नहीं होता है। तो लेंथ के हिसाब से बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ा दो, और हमें अगर रेजिस्टेंस घटाना है तो एरिया बढ़ा दो, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमें बढ़ेगा ही, 1 + 1 2 ही होगा। यहां माइनस का वैल्यू तो है नहीं। रेजिस्टेंस में किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस माइनस में तो होता नहीं है, तो जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इसलिए हम या तो लेंथ बढ़ा सकते हैं या एरिया बढ़ा सकते हैं। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे एरिया बढ़ाएंगे? सपोज करें कि हमारे पास 3 रजिस्टर है, एक R1 का है, एक R2 का है, एक R3 का है। अगर तीनों को इसी तरीके से पैरेलल हम जोड़ दें, आपस में चिपका दें तीनों को, तो क्या हो जाएगा? तो जो एक पतला रजिस्टर था वो एक मोटा रजिस्टर हो गया, यानी इसका जो एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इंक्रीज कर गया। और अगर इनको हम लेंथ के हिसाब से जोड़ दें, R1, R2, R3, यहां तक R1 था, यहां तक R2 था, यहां तक R3 था, R1, R2 और R3, इससे क्या किया हमने? टोटल लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ इंक्रीज करने से यहां रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस टाइप का कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम आज 2 ही कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और भी कई टाइप के होते हैं, ब्रिज होता है, ग्रुप होता है, मिक्स होता है, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनके पहले फीचर्स जान लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा इसलिए आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो पहला हमने कॉम्बिनेशन किया था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है।
in series combination we combine the resistors end to end, रिकॉर्डेड है इसलिए आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, जन्म सामने लीजिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कंबाइन द रजिस्टर एंड टू एंड, यानी एक का एंड यहां खत्म होगा, दूसरा वहां से स्टार्ट होगा, दूसरे का एंड यहां होगा, वहां से तीसरा स्टार्ट होगा, इस तरीके से एंड टू एंड जोड़ते हैं। इन सच अ वे दैट दे ऑल हैव सेम करंट थ्रू देम, इन तीनों का थ्रू करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इन सच अ वे दैट दे ऑल हैव इक्वल करंट through them, but the potential difference across each of them, the potential difference across each of them may be different. The potential difference across each of them may be different, but the current through them must be equal. क्या करेंगे इसको, हम एक सेल से जोड़ेंगे, करंट फ्लो करवाने के लिए तो सेल्स जोड़ना पड़ेगा ना कम से कम। जो सेल हमने अप्लाई किया मान लेते हैं कि वो V वोल्टेज का है और इसकी वजह से यहां पर करंट I आ रहा है, वही I पूरी सर्किट में फ्लो कर जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये कहां से आया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां से आया? तो ये लॉ सबसे पहले दिया था सर किरचॉफ ने, उन्होंने नाम शायद सुना होगा। ये लॉ सबसे पहले दिया था सर किरचॉफ ने, किरचॉफ भी कहते हैं, किरचॉफ का ये लूप रूल कहलाता है। इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं समझना है, इसको सिंपली समझो कि हमने पोटेंशियल को समझा है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, हमने पोटेंशियल को समझा है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। अगर वर्क डन है तो जिस पॉइंट से शुरू हुआ लौट के अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल वर्क डन 0। और वायर का क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल कह सकते हो, तो इसलिए वायर के अक्रॉस कोई वर्क डन नहीं होता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज पढ़ा जाता है, यहां कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, मतलब रजिस्टर में होता है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इनमें लॉस होगा, बट वायर के थ्रू ना करंट का लॉस होगा ना एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, इस बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से यहां मूव करते हैं और बाहर जो होता है वो यहां से मूव करता है, मतलब उल्टा करंट के हम लोग उल्टा मानते हैं। तो यहां जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ले लेंगे -V, और इधर का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहां का वर्क डन हुआ V1, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन V1, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन V2 और यहां से यहां तक लाने में वर्क डन V3। यहां तो वर्क होना ही नहीं है, इस वाले पार्ट में वर्क होना ही नहीं है, इस वाले पार्ट में वर्क होना ही नहीं है। तो जिस पॉइंट से आप चले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस वहीं पहुंचे तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। तो नेट वर्क डन यानी एक तो -V यहां पे था प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वर्क डन 0। जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किया वही पॉइंट अब इस माइनस को V प्लस V, ठीक है। अब कि V1 का वैल्यू हम यहां से V1 का वैल्यू ओम्स लॉ से V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इक्वल्स टू I R2 और V3 इक्वल्स टू I R3 इक्वल्स टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, इन सब में I कॉमन आ जाएगा, विच इंप्लाइज I कॉमन आ जाएगा, R1 R2 R3 इक्वल्स V टोटल पोटेंशियल, और R1 R2 R3 विल बी V बाय I, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। S फॉर सीरीज मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है रेजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस
8। बहुत सिंपल सा है। एक स्टेटमेंट हम लोग इसके फाइनल में लिखेंगे, तो रिजल्ट को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखना है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी द अलजेब्रिक सम, इन तीनों का सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी इक्विवेलेंट जो होता है वो इन तीनों के सम के बराबर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसके साथ कुछ नोट्स में तो पहला लिखना है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इन तीनों का अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा विल बी और नॉट विल बी, मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी जिसका जो वैल्यू आएगा वो इन तीनों से बड़ा होगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर इंडिविजुअल्स। और दूसरे नोट्स में लिखना इफ द रजिस्टर्स 1 2 3 इफ द रजिस्टर्स combined in series combination are identical, अगर ये इसको R एंड R है तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो होगा वो इनका n टाइम्स होगा। n टाइम्स मतलब रजिस्टर टाइम्स। यानी आर एस इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आर, यानी इंडिविजुअल रजिस्टर आर है और n नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, दो नोट्स को जरूर जरूर लिख लेना। पहला नोट कि रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है कि अगर रजिस्टर जो कंबाइन किए गए हैं वो आइडेंटिकल है तो उस केस में आर एस जो होगा वो n टाइम्स आर हो जाएगा, ताकि ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ये नंबर ऑफ रजिस्टर है और ये रिजल्टेंट है। ठीक, में और चलिए बोलिए क्या डाउट है। आशुतोष 10E रोल 11। आशुतोष नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ये नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और किसी का कोई डाउट है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पूछ लो। कुमार कार्तिकेय 10D22 बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो 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 कुमार कार्तिकेय। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर सीरीज कनेक्शन में करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा ना? बिल्कुल 100%। सर तो जब भी न्यूमेरिकल्स बनेगा तो हमेशा करंट के फ्लो को हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे और वोल्टेज हर एक जितना भी डिवाइस होगा वहां पर वोल्टेज। मैंने डेफिनेशन में ही बताया है कि इनको ऐसे तो जोड़ा जाता है ताकि इनका करंट सेम रहे। करंट हमेशा सेम रहेगा, वोल्टेज इनका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो वोल्टेज
इसलिए मैंने लिखा मे बी डिफरेंट, इनका वोल्टेज मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट करंट हमेशा सेम रहेगा, वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। और सर शुरुआती कुछ समय का क्लास में मिस कर गया था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ रिकॉर्डेड इसीलिए। रिकॉर्डेड आ जाएगा, वो देख लेना, ओके सर, रिकॉर्ड थैंक आ यू सर। जाएगा। नाउ सिमरन, सिमरन 10C24। आपने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज होता है? क्योंकि सबका जो यूजेस है वो अलग अलग है, सब अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस अलग है तो उसको क्रॉस करने में सब में वर्क डन अलग अलग होगा। लाइक अगर मान लो तुमको जहां से दरभंगा जाना है, यहाँ से सकड़ी जाओगी तो रोड अच्छा नहीं है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बार बार जो व्हीकल है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम सकड़ी पहुंच जाते हो तो वहां से नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे मिलने के बाद तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम मिलेगा तुम्हें। इसी वजह से जो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वर्क ज्यादा होता है, यानी पोटेंशियल ज्यादा यूज होगा। ओके सर, थैंक यू। आशुतोष, आशुतोष 10E रोल 11। आशुतोष, आशुतोष 10E रोल 11। हैंड रेज करता तो पूछा करो क्वेश्चन। हेलो हाँ आशुतोष बोलो। सर, ओम्स लॉ आपका बाकी है सर पढ़ाना? ओम्स लॉ किसी किसी सेक्शन में हो गया था, इसलिए मैंने जिसका हो गया था उसको आगे उससे आगे बढ़ाया है, ताकि ऐसा टॉपिक स्टार्ट करें जो किसी का नहीं हुआ है। दैट्स वाई हमने इसको इसी टॉपिक से स्टार्ट किया। किसी किसी सेक्शन में ओम्स लॉ हो चुका है, हमने कैसे टॉपिक स्टार्ट किया जो किसी का नहीं हुआ है। ओके सर। राजवर्धन 10E44। सर बोलो। ओम्स लॉ पढ़े तो सर कैसे आगे बढ़ गए सर? अभी मैंने इसका आंसर दिया है ना, फिर तुम वही क्वेश्चन दोबारा क्यों राइज कर रहे हो? कि सर अभी ओम्स आंसर लॉ दिया है ना, समझाएंगे नहीं, ओम्स लॉ नहीं अभी समझाएंगे मैंने सर? अभी मैंने आंसर दिया इस चीज का कि ओम्स लॉ कुछ सेक्शन में हो गया था, इसलिए हमें एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करना था जिसमें जो कहीं नहीं हुआ है। दैट्स वाई हमने इस टॉपिक को चूज किया है। तो वो बाद में पढ़ा दीजिएगा। ऑब्वियसली पढ़ाएंगे ना, जिसका जिस स्टेशन का छूटा हुआ है उसको डाउट क्लास में लेके पढ़ाएंगे। ओके थैंक यू। यहाँ तो सब क्लास का सिर्फ एक साथ पढ़ाना है ना। कुमार कार्तिकेय, सर ओम्स लॉ में तो ज्यादातर प्रूफ करने का ही सेक्शन है। ओम्स लॉ बिल्कुल, ओम्स लॉ में प्रूफ ही करना है। V इक्वल टू यस सर, IR तो प्रूफ करना वहां पर वहां पर सर तो है। पढ़ने से ज्यादा प्रूफ कैसे करना है वो समझना है वहां पर। हाँ उसका सर आप पढ़ाते इसमें एक ट्रिक दे दीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल ले लेंगे, वो हम डाउट क्लास में ले लेंगे उसको। जिसका नहीं हुआ है ना उसको डाउट क्लास में ले लेंगे। सर मेरा 10D है तो सर आपका सेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो अब किसी को डाउट नहीं है, कम खत्म करें। तो हमने पहला तरीका पढ़ा जिसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा तरीका जिससे हम रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, यानी हमें एरिया बढ़ाना है। मैंने पहले कहा एरिया के लिए क्या करेंगे, पैरेलली कंबाइन कर देंगे, जिससे उनका इफेक्टिव एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया, इनका इफेक्टिव एरिया बढ़ाना है हमको। ये आपका एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये तीसरा रजिस्टर है। ठीक, और इसको हमने ऑब्वियसली एक पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर दिया, जोड़ दिया। इसके थ्रू सपोज करते हैं करंट I1 फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये R1 है। यहां I2 मान लेते हैं, R2 है। यहां I3 मान लेते हैं, तो R3। हमें नहीं पता ये रेजिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है, अभी हमें कुछ नहीं पता। यहां से करंट I आता है। यहां भी हम किरचॉफ का ही एक रूल यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है किरचॉफ का जंक्शन रूल, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जंक्शन रूल कहता है कि जैसे आप इसको ऐसे समझिए
जंक्शन का मतलब होता है जहां दो से ज्यादा रास्ते होते हैं, मोर देन टू वेज जहां होते हैं उसको कहा जाता है जंक्शन। जैसे मधुबनी जंक्शन नहीं है, मधुबनी स्टेशन है, सकड़ी जंक्शन है। अब सकड़ी जंक्शन पे जो ट्रेन आती है वो एक मधुबनी साइड से आती है, या मान लो सकड़ी स्टेशन है, यहाँ मधुबनी साइड से आता है, झंझारपुर साइड से आता है, और एक और रास्ता वहां है जो कि कुशेश्वर स्थान से आता है, ठीक है, और ये रास्ता जाता है दरभंगा से। तो जितना यहां पे ट्रेन आएगा, जितना बॉगी आएगा, वो पूरा का दरभंगा चला जाएगा या कुशेश्वर स्थान चला जाएगा, ये किसी को नहीं खा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ डब्बा यहां गायब सकड़ी में रह गया, बाकी डब्बा चला गया। तो जंक्शन रूल भी यही कहता है कि जितना करंट आएगा कलेक्टिवली उतना ही करंट चला जाएगा, इस पॉइंट पे करंट का लॉस नहीं होगा। तो यहां भी एक जंक्शन है, ये पॉइंट, यहां से करंट आ रहा है आई, और 3 हिस्सों में जा रहा है, I1, I2 और I3। तो किरचॉफ का कहना था कि यहां पे करंट का लॉस नहीं होगा, और उसी तरीके से यहां से करंट आ गया I1, यहां से करंट चला गया I2, यहां से करंट चला गया I3, तो यहां भी जुड़ के फिर वो I बन जाएगा, I बन जाएगा। ये I1 आएगा, यहां से I2 आएगा, और यहां से I3 आएगा, जुड़ के फिर वो I में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ना तो यहां करंट लॉस होगा और ना ही यहां करंट लॉस होगा। यही है जंक्शन का रूल। तो इसमें हम यूज करते हैं I=I1 + I2 + I3। अगर ओम्स लॉ की तरफ देखें तो ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होता है। यानी लॉ ऐसा कहा गया था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। हम लोग एक डाउट क्लास में इसको ले लेंगे। तो V = IR अगर यूज करें तो I क्या हो जाएगा, V/R। और हम तो पढ़ चुके हैं पहले भी कि वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो चाहे आप इस रास्ते से आइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, तीनों ही केस में वर्क डन सेम होगा, जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि यहां पर तो है ही नहीं कुछ। तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, क्योंकि रास्ते भले ही अलग हैं लेकिन जाना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही है हर केस में। तो फर्स्ट वाले केस में देखें तो V = हो जाएगा I1R1, which implies I1 = V/R1. Similarly, I2 = V/R2 and I3 = V/, अगर आप तीनों को ऐड करिए अगर आप तीनों को ऐड करो I1, I2 और I3 को, तो क्या आएगा, I1 + I2 + I3, ठीक है। तो क्या आ गया ये I which implies I = V/R1, V/R2, V/R3, और अगर V कॉमन ले लो 1/R1, 1/R2, 1/R3, और इस V को यहां ले आओ आप, I/V = 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन। तो V/IR होता है तो I/V हो जाएगा 1/R। टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम P लिखते हैं फॉर पैरेलल। आप नहीं भी देखोगे बुक में, जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो, कई बुक्स में R इक्विवेलेंट लिखा होता है, उससे कोई इशू नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट इन पैरेलल का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। अब ये लास्ट में जब ये सॉल्व करोगे नीचे लिख देना, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। सारे इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम रिजल्टेंट के रेसिप्रोकल होता है। ये नोट्स में आप लोग मेंशन, नोट्स में नहीं, रिजल्ट में मेंशन कर देना। इसमें भी वही दो नोट्स लिखे जाएंगे जो हमने सीरीज में लिखा था, लेकिन थोड़ा सा बदलेगा। हमने उसमें लिखा था कि जो रिजल्टेंट होता है वो इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा होता है। इसमें लिखेंगे कि द रिजल्टेंट मस्ट बी लेस देन ऑल द इंडिविजुअल। ये आरपी जो है वो सबसे छोटा होगा। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपने 4 रेजिस्टेंस यूज किए, 1 लाख ओम का, 5 लाख ओम का, 50 लाख ओम का, और लास्ट उसमें ऐड कर दिया 1 ओम का, तो जो रिजल्ट होगा वो 1 ओम से भी कम होगा, सबसे छोटे वाले से भी कम होगा।
चाहे उससे बड़ा कितना भी क्यों ना जुड़ा गया हो, लाखों करोड़ों ओम का जोड़ दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उससे भी कम आएगा रेजिस्टेंस रिजल्ट का। ये लिखेंगे इसमें पहला नोट्स में। और दूसरा नोट लिखेंगे, अगर आपने सारे रजिस्टर जो यूज किए वो आइडेंटिकल है, अगर सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल, मैं इधर रब कर देता हूं क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप लोग देख सकते हैं। अगर सारे जो रजिस्टर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं तो रिजल्टेंट जो होगा 1/RP जो होगा वो हो जाएगा 1/R 1/R 1/R, दैट इज 3/R, और RP जो है वो हो जाएगा R/3। इन शॉर्ट अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स लेके हैं तो RP जो होता है वो R/N होता है, यानी 1/N टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 1/N टाइम्स होगा। यानी अगर आपने 100 ओम का 10 रजिस्टर पैरेलल जोड़ दिया तो वो 100/10 यानी 10 ओम का हो जाएगा। वही अगर 100 ओम को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो वो 1000 ओम का हो जाएगा। ठीक है, ये नोट जरूर लिख लेना, याद रख लेना। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स से। चलो अब आप पूछ सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। किसी का डाउट है? एक क्वेश्चन आया है, आपके कर्ड, बोलो ऐसा कर सर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पोटेंशियल ही नहीं। ये मैंने किसी क्लास में बताया था, शायद आप लोगों की क्लास में नहीं बताया था या मेरा क्लास नहीं हुआ होगा वहां पे। तो मैंने आपको बताया होगा कि जो फोर्स होता है उसका एक टाइप जो क्लासिफिकेशन है वो होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स के क्लासिफिकेशन कहा जाता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेसिस पे किया गया है, अगर किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो वो कंजर्वेटिव होगा, और अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो वो पाथ पे डिपेंड, उसका किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटी, आपने जब 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें आपने mgh लिया होगा, पाथ में डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए आप यहां से एक पत्थर उठा छत पर ले जाते हैं, तब किस रास्ते से ले जाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक और तीसरा इलेक्ट्रिक, ये तीनों फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनसे किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन ही है, इसलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन एल्स? सिमरन, हाँ सिमरन बोलो, एक मिनट, हाँ आप बोलो। सिमरन माइक कौन है, बोलो। आपने बताया कि सीरीज में जो रिजल्टेड रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है ना, तो 100%। इसमें छोटा होगा ना पैरेलल में। हाँ पहले छोटा होगा। और दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया सर? सर लैग हो रहा था बीच में, इसीलिए। मैंने ये बताया कि अगर रजिस्टर्स जो है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये सेम क्वांटिटी के हैं, अगर आर आर और आर है तो 3/R हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल्स टू R/3 हो जाएगा, यानी n टाइम्स कम हो जाएगा। जो रिजल्टेंट है वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के n टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आपने 10 जोड़ा है तो 1/10 हो जाएगा, 50 जोड़ा है तो 1/50 हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्या भारती। विद्या भारती
क्या किया? हैंडसी डाउन कर लिया। सुफियान, हाँ सुफियान बोलो, बोलो माइक ऑन है। सुफियान सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है तो फिर करंट कैसे पास हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज सेम है, और जैसे ही वर्ड डिफरेंस यूज किया गया तो सेम तो हो ही नहीं सकता। तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। उस रजिस्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम थोड़ी है, ये मैंने कब कहा? पोटेंशियल सेम अगर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए किसी रजिस्टर में 2 पॉइंट पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इसी वजह से तो R1 से R2 में करंट नहीं जाता, R2 से R3 में करंट नहीं जाता। करंट बढ़ता है, उसका मेन रीजन तो यही है। Anyone else? ठीक। Aditri Kar. सर आपने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है, बट वो तो वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है ना। वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज नहीं होता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज होता है। चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन चार्ज नहीं करता, चार्ज वर्क नहीं करता है। वर्क तो हमारा ईएमएफ करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क करता है, जो कि सेल से क्रिएट होता है। जो सेल या बैटरी होती है वो वर्क करता है, चार्ज वर्क नहीं करता। चार्ज पे वर्क किया जाता है। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट उठा के छत पे ले आते हो तो ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करता, आप वर्क करते हो या ग्रेविटी वर्क करती है। सिमरन, सर तो इस दोनों कॉम्बिनेशन में से मतलब जो कनेक्शन है सीरीज का और पैरेलल का, तो इसमें से दोनों में से बेटर कौन सा होगा और किसमें मतलब डिसएडवांटेज होगा? दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जैसे सीरीज का एडवांटेज क्या है, जैसे हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है उसमें अगर आपने देखा होगा कि एक मेन स्विच होता है। जैसे आप मेन स्विच को ऑफ करते हो पूरे बिल्डिंग का लाइट कट जाता है। इससे क्या फायदा हुआ कि अगर घर में मान लो कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी मिसहैपनिंग हुआ तो आप एक स्विच से पूरे घर को ऑफ कर सकते हो, आपको हर रूम में जाकर स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है। नुकसान क्या है, अगर घर के अंदर भी हम लोग ऐसा ही कर दें तो अगर आपको ठंड में लाइट जलाना हो तो आपको फैन चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्विच है। ठीक है, और भी है हम लोग बाद में उसके और भी है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसको, इस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। और कोई भी? गायत्री हाथ उठा रही थी और कहाँ गई वो? मुझे प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ गायत्री बोलो। सर तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली वर्क डन बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ही तो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा है तुमने? सर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन ये होगा कि इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है फिर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा फिर? Electric potential is the work done in moving a unit charge from one point to another. हमारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ही आंसर में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। तुमने खुद ही कहा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। कह सकते क्या, तुम तो खुद ही कह रहे हो। हम खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। कह सकने वाली बात नहीं, वही होता ही है और हम कहते ही हैं उसको। डिफिनेशन में ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट
अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग डाउट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट है ना? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये होता है कि पोटेंशियल में हम लोग एक इंडेफिनिट पॉइंट से लाते हैं, यानी इंफिनिटी से लाते हैं, और पोटेंशियल में हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और कोई डिफरेंस में डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही चीजें हैं, बस पोटेंशियल में हम कहते हैं तो वो इसमें एक पॉइंट इंडिफिनिट होता है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं तो दोनों ही पॉइंट डिफिनिट होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वर्क डन है। ओके सर, थैंक यू। कार्तिकेय, यस कार्तिकेय। सर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी सर, पोटेंशियल का जब भी हम डेफिनेशन देंगे सर, तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का तो स्टेटमेंट होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सर पॉजिटिव ही चार्ज फ्लो करता है। हाँ बिल्कुल। देखो नेगेटिव चार्ज का प्रॉब्लम क्या है, हम नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते थे, क्योंकि चार्ज को मूव करवाना है, हम नॉर्मली हम लोग नेगेटिव चार्ज को ही मूव करवाते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम लोगों ने मान रखा है कि जो चार्ज का मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। हम लोगों ने ही मान रखा है ना कन्वेंशनली, क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। यस सर, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है। क्या? प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। कन्वेंशनली यही माना गया है। कन्वेंशनली हमने यही माना है कि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। यस सर। तो जब आप यस सर। वर्क डन, जब इसका डेफिनेशन लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का, तो उसमें कहा जाता है अगेंस्ट द फील्ड, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बदले में नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे तो विथ द फील्ड हो जाएगा, और वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द फील्ड ही किया जाता है। जैसे कि आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, तो उसमें हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को मूव करवाते हैं पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसका वो जो वर्क डन होता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। पढ़ा है 9th में हमने? यस सर। क्योंकि mg जो होता है उसका वेट होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, और उसके अगेंस्ट हम लोग वर्क करते हैं, तब वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वही कंसेप्ट यहाँ कैरी किया गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कन्वेंशनली हम लोगों ने मान लिया था कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का टर्म डालना पड़ा। अदरवाइज कभी भी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता ही नहीं है, किसी भी टर्म में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा तो बॉडी खुद मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा, एटम का मूवमेंट होना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है प्रोटॉन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बॉडी को मूव करना पड़ जाएगा। एक्चुअली तो फिर सर वहां पे पूरा बॉडी मूव किया तो फिर एटम का मूवमेंट हो गया, वहां पे कोई चार्ज का मूवमेंट होगा ही नहीं। वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ कि पूरी बॉडी को मूव करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। अब डेली लाइफ में देखो, साइंस में जो चीजें आती हैं ऑब्जर्वेशन से, और आप जो ऑब्जर्व करते हो उसमें क्या आपको दिखता है कि चार्ज जब करंट मूव करता है तो पूरी बॉडी मूव कर रही है? कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन आया कि हमने फैन ऑन किया तो स्विच गायब हो गया, वायर गायब हो गया? क्योंकि अगर प्रोटॉन मूव कर जाएगा तो स्विच और वायर गायब हो जाएगा। यस सर। तो ऐसा नहीं होता है, तो ऑब्जर्वेशन में कभी ऐसा आया नहीं, लेकिन कन्वेंशनली हम लोगों ने मान लिया था कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, तो इसलिए हमें वो चीज कैरी करना पड़ा। सर रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड साइंटिस्ट सर, रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में यही माना था। जी ओके, थैंक यू। और कोई? तो आज का हमारा यही दो टॉपिक था, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नेक्स्ट कल के क्लास। राजवर्धन, हाँ बोलो राजवर्धन। यस सर, क्वेश्चन था सर, जो ये आपने पैरेलल कनेक्शन किया है सर, तो उसको सर उसको एक्सपोनेंट फ्रैक्शन से सर फिर हटाया क्यों दिया सर? 1/rp को सर rp क्यों बनाया? ये हाँ सर, 1/rp को rp क्या बना है? मैंने ये कहा आपको, अगर ये होंगे, अगर तीनों सेम होंगे तो 1/rp जो है वो हो जाएगा, सॉरी rp यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/r + 1/r + 1/r। तो इस केस में 1/rp जो है वो 3/r
आर पी सॉरी, वो 3/r हो जाएगा। तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो कि आर पी जो है वो बराबर हो जाएगा r/3। ये बताया है मैंने। फॉर्मूला तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही है। समझे? यस सर। और सर ये पैरेलल हाँ। कनेक्शन में सर छोटा सबसे छोटा ही क्यों हो जाता है सर, और सीरीज में तो बड़ा हो जाता है सबका सम, और इसमें सर सब सब कनेक्शन से छोटा हो जाता है, ऐसा ही क्यों होता है सर? इसी में क्यों होता है? अभी मैंने बताया ना आपको। सबसे पहले मैंने, आप स्टार्टिंग में क्लास मिस कर गए थे, क्लास मिस किए थे। अगर स्टार्टिंग में क्लास मिस कर गए थे तो इसको रिकॉर्डिंग में देख Yes, लेना। मैंने पहले ही बताया कि पैरेलल में तो रेजिस्टेंस डिक्रीज ही करेगा, उसको इंक्रीज करने का कोई चांस ही नहीं। और मैंने ये भी बताया कि जब लेंथ सीरीज में हम लोग लेंथ इंक्रीज करते हैं और पैरेलल में नहीं है, और लेंथ वाले में बढ़ना ही है। ठीक है? हाँ सुफिया पूछो। सर 10th क्लास में कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी का भी केस आएगा क्या? मतलब ये 10th क्लास में इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन का भी केस था, मतलब वो न्यूमेरिकल था। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा आप लोगों को, अभी वो नहीं आएगा। 10th लेवल में इन्फिनिटी सीरीज नहीं आएगा आपको। और किसी का है? ठीक है, तो आप लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कीजिए। हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? टिल देन बाय।